जी नमस्कार दोस्तों, मैं केसी झा और आप लोग देख रहे हैं नेशन फर्स्ट। साथियों, अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटना घटित हुई है उसका देर सवेर भारत के ऊपर प्रभाव पड़ना लाजमी है। जिस तरह के वक्तव्य और जिस तरह की सूचनाएं वहां से मिल रही है उससे तो यही लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का हुकूमत जमने के बाद भारत ही अगला निशाना होगा। और भारत के अंदर तालिबानी सोच के बहुत सारे लोग रहते हैं, जो लोग तालिबान का मदद करेंगे, जो लोग तालिबान को भारत के अंदर पैर पसारने में पूरी तरह से हेल्प करेंगे। तो ऐसे लोग राजनीतिक पार्टी में भी हैं और ऐसे लोग बुद्धिजीवी वर्ग में भी हैं और ऐसे लोग मुस्लिम समुदाय में भी हैं। तो साथियों, अफगानिस्तान के अगर एक भाग को हम समझ लेते हैं तो फिर हमें अफगान के सारी घटनाओं को समझने में बड़ी परेशानी होगी। अगर इसको हम मिक्स रूप में देखते हैं, जो अफगानिस्तान क्या था, अब क्या हो गया और कल क्या होने वाला है, तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा समझने में। लेकिन अगर इसको हम पार्ट वाइज विभाजित करके देखते हैं तो फिर हमें अफगानिस्तान की वस्तुतः स्थिति को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और जब हमें कोई परेशानी नहीं होगी तब जाकर के हम रियल में इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो घटना घटित हुई है वह भारत के लिए कितना बड़ा कष्टकारी है और किस तरह का परिणाम भारत में इसके होंगे। तो साथियों, अफगानिस्तान के घटना को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। इसका पहला भाग है कि भारत के साथ अफगानिस्तान का क्या रिश्ता रहा। अगर हम इतिहास को नहीं समझेंगे तो फिर भविष्य हमें निर्धारित करने में बहुत दिक्कत होगी। और अगर हम इतिहास को समझेंगे तो इतिहास से सीख लेकर के भविष्य को निर्धारित करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। साथियों, भारत के इतिहास को अगर हम पूर्ण रूप से लिखते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिना भारत का इतिहास पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान भी कभी भारत का अभिन्न अंग था और अफगानिस्तान भी कभी भारत का अभिन्न अंग था। अब यह सोचना हमें चाहिए कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसे अलग कैसे हुआ। हम सनातन धर्म को मानने वाले सनातन धर्मावलंबियों को कुचल करके भारत के भूभाग पर 3 इस्लामिक राष्ट्र का उदय कैसे हो गया, इस चीज के बारे में हमें समझना होगा। और जब हम अपने इतिहास को समझेंगे तब जाकर के हम अपने भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में उसी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, 7वीं शताब्दी के आसपास अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र था और वहां पर हिंदू राजा शासन क्या करते थे। हिंदू कुश का जो एक दर्रा है, जो एक क्षेत्र है, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र है, वो उसके उस पार ताजिकिस्तान, रसिया में हम लोग जाते थे और चाइना में जाने का एक रास्ता था। और हिंदू कुश के इस पार पूरा का पूरा अखंड भारत का एक भाग हुआ करता था और अखंड भारत ही था। लेकिन 26 मई 1739 को दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह अकबर के द्वारा ईरान के नादिर शाह से संधि की हुई और उस संधि में उसने भारत का उपगण अफगानिस्तान को नादिर शाह को भेंट कर दिया। जब नादिर शाह अफगानिस्तान के शासक हो गए उसके बाद वहां इस्लामिक सत्ता स्थापित हुई और वहां पर शरिया के अनुसार शासन किया जाने लगा। तब से लेकर के आज तक अफगानिस्तान कभी शांत नहीं रहा। महाभारत काल में अफगानिस्तान के साथ भारत का क्या संबंध था वह हम सभी लोग जानते हैं। हम लोगों ने महाभारत में देखा है और हम लोगों ने यह सुना है कि धृतराष्ट्र की जो धर्मपत्नी थी गांधारी,
वह अफगानिस्तान की थी और अफगानिस्तान का जो पुराना नाम था वह गांधार था और गांधार प्रदेश को अफगानिस्तान बनाया गया। वह भारत का एक उपगण माना जाता था और तब से लेकर अब तक वहां के भूभाग को रक्त रंजित होना पड़ा। वहां पर जो लोग रहे उन्हें प्रताड़ित होना पड़ा और आज भी हम इतने आधुनिकता में आ गए, कहने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। जो किसी देश में कोई विपत्ति होता है, किसी देश में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप करता है तो संयुक्त राष्ट्र परिषद की अपनी भूमिका होती है। लेकिन अफगानिस्तान के बारे में हम लोगों ने देखा कि संयुक्त राष्ट्र परिषद की क्या भूमिका रही और एक आतंकवादी समूह ने आकर के पूरे लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को समाप्त करके वहां पर एक आतंकवादी हुकूमत को कायम किया और आज संपूर्ण विश्व इस कवायद में जुटा है कि हम इसको समर्थन दे या ना दे। साथियों, अफगानिस्तान पहले हिंदू राष्ट्र था, इसके बाद बौद्ध राष्ट्र बना और इसके बाद इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा उसे विजित किया गया। नादिर शाह से जो संधि हुई उसके बाद वहां पर इस्लामिक आक्रांताओं का प्रचलन सा चल पड़ा और उसके बाद वहां पर एक एक हिंदुओं को समाप्त करने का कार्य किया जाने लगा। नहीं तो आज भी अफगानिस्तान में मंदिरों का एक श्रृंखला देखा जा सकता है। आज भी अफगानिस्तान में आर्यों के नाम पर एक होटल का चेन चलता है। आर्यन के नाम से उसका एविएशन चलता है, पूरा प्लेन सब आर्यन के नाम से ही चल उड़ रहा है। तो साथियों, इस चीज को पहले हमें समझना पड़ेगा भारत के लोगों को, जो भारत के साथ अफगानिस्तान का क्या संबंध था। मतलब अफगानिस्तान हमारा ही भाग था। मुसलमानों के अत्याचार और आक्रमण के कारण अफगानिस्तान हमसे छिन गया। पाकिस्तान के बारे में तो शायद भारत के सभी लोगों को जानकारी होंगी ही और पाकिस्तान के बारे में सभी लोग जानते होंगे जो किस साजिश और षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान को हमसे अलग किया गया। अब आगे ऐसी परिस्थिति ना हो, इसलिए हमें इतिहास से सीख लेने की आवश्यकता है, जो कल के तारीख में हमारे बच्चे इस तरह की स्थिति से सामना ना करना पड़े उसे। इसलिए हमें अभी से सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि आसपास की घटनाओं से जो लोग नहीं चेतते, आसपास की घटनाओं से जो लोग सबक नहीं लेते, उनका दिन दुर्दिन होता है। साथियों, इसके दूसरे भाग में हम आते हैं, जो आखिर अफगान के 30 लाख सैनिक, अफगानिस्तान के 3 लाख सैनिक तालिबान के 70,000 लड़ाकों से कैसे हार गया। देखिए, सेना में जो कोई भर्ती होता है तो सबसे पहले उसके अंदर एक जज्बा होता है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने सरकार के प्रति। लेकिन अफगानिस्तान के सैनिकों में ऐसा कोई जज्बा नहीं था। अफगानिस्तान के सैनिक ना तो अपने राष्ट्र के प्रति लॉयल थे, ना तो अपने सरकार के प्रति लॉयल थे। मुसलमान विश्व में कहीं भी होगा, वह लॉयल सिर्फ होता है किसका, वह वफादार किसका होता है, तो वह सिर्फ कुरान के प्रति वफादार होता है। और विश्व इतिहास में जब अफगानिस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो यह एक आश्चर्यजनक तथ्य पेश होगा, जो इस्लाम के मानने वालों का जहां पर शासन था, वहां पर दूसरे इस्लाम के मानने वालों ने आक्रमण करके उसे भागने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद उस देश में इस्लाम के मानने वाले ही रहते थे, लेकिन उन इस्लामिक लोगों से डरकर वह भाग करके दूसरे देशों में शरण लेना शुरू कर दिया। साथियों, ये सभी अल्लाह के ही बंदे हैं, इनमें कहीं कोई राम के वंशज नहीं है। हाँ, एक पुजारी वहां पर राम के वंशज जरूर हैं, जिन्होंने इतना तक कहा कि हम अपने मंदिर को छोड़कर नहीं जाएंगे। तालिबान में जितना दम है, जितना शक्ति है, वह तालिबान यहां पर इस्तेमाल कर ले। मैं मर जाऊंगा लेकिन मंदिर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वहां के जो मुसलमान थे,
सब अपनी बहन बेटियों को, अपनी बीवियों को छोड़ छोड़ करके सभी को तालिबानियों के हवाले करके वहां से अपनी जान बचा करके भागे। यही अंतर है सनातन संस्कार में और इस्लामिक संस्कार में। सनातन संस्कार के लोग कभी भी वहां से पलायन नहीं करते, वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके कभी नहीं जाते। लेकिन इस्लामिक लोग, उन्हें सिर्फ व्यक्ति से, अपने आप से प्यार है और वहां से छोड़ करके चले गए। भारत के अंदर कुछ लोग भाईचारे की बात करते हैं। भारत के अंदर कुछ लोग मुसलमानों के बदन पे खरोंच लगने पर यह कहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो गया। साथियों, उन लोगों को सीखना चाहिए अफगानिस्तान से, जो अफगानिस्तान में आज 3 लाख जो अफगानी सैनिक थे वो 70,000 अफगानी तालिबानी से कैसे हार गए। और वही 70,000 तालिबानी आज मसूद के लड़ाके से पंजशीर में 15 दिनों से युद्ध कर रहा है, लेकिन वह अंदर नहीं घुस पा रहा। हजारों की तादाद में तालिबानी मारे जा चुके हैं और मसूद के लड़ाके लड़ रहे हैं वहां पे। तो बड़ा एक सोचने वाली बात है, जो 3 लाख का सैनिक वह भी मुसलमान था, तालिबानी 70,000 वह भी मुसलमान है। भारत के कुछ लोग इस तरह से इसको प्रचारित करते थे कि वह बहुत बड़े लड़ाके हैं। अफगान सैनिक भी बहुत बड़े लड़ाके थे, अफगानी भी बहुत बड़े लड़ाके थे। लेकिन देखिए विडंबना, 3 लाख सैनिक 70,000 सैनिकों से हार गया और 70,000 सैनिक 5,000 सैनिकों के सामने में घुटने टेकने पर बेबस है पंजशीर में, वहां वो घुस नहीं पा रहा। इससे एक चीज जो मैं बताने वाला था, जो आखिर यह कोई एट्रेंडम नहीं हुआ। अगर एट्रेंडम होता तो 3 लाख सैनिक पहले युद्ध लड़ते। वहां का राष्ट्रपति देश छोड़कर नहीं भागता, वहां का नागरिक अपनी जमीन, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए सड़कों पे उतरते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ शांति से हुआ। और अमेरिका का पूरा सैनिक गया भी नहीं था, कुछ सैनिक काबुल हवाई अड्डे पर थे ही। तो सिर्फ 11 दिन के अंदर 34 प्रांत में से 32 प्रांत को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया। अब सवाल यह उठता है, जो आखिर ऐसा हुआ कैसे। साथियों, इसको समझने की बात है और आप लोग इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह मेरा जो विचार है वह सही है या गलत है। समझने की यह बात है कि तालिबान इस्लाम के ज्यादा करीब था और अफगानिस्तान के जो 3 लाख सैनिक थे, उन 3 लाख सैनिकों को अपने देश से, अपने सरकार से, अपने वतन से कोई मोहब्बत नहीं था। उसने देखा कि तालिबान कुरान के ज्यादा नजदीक है और उसने अपने वर्दी को उतारकर तालिबान के लड़ाकों का वर्दी पहन लिया। जब वहां के राष्ट्रपति को यह लगा जो अब हमारी हत्या हो सकती है, तो वह चुपके से अफगान छोड़कर भाग गया। और जब वहां के नागरिकों के ऊपर तालिबानियों के द्वारा, और जो वहां के 3 लाख सैनिक थे जो तालिबानी फिर बने, उनके द्वारा कहर बरपाया जाने लगा और यह अनाउंस किया जाने लगा कि अपनी बहन, बेटी और बीबी को यहीं पे छोड़ दो और इसके बाद अफगान से अपनी जान बचा करके भाग जाओ। तो अफगानी वीर क्या किए, तो अपने बच्चे को वहीं पे छोड़कर, अपनी बहन बेटी को वहीं पर छोड़कर, अपनी बीवी को वहीं पर छोड़कर अपना जान बचा करके भागने लगे। तो साथियों, इसका यह दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट जो वैश्विक परिदृश्य में, इसे किस तरह से देखा जा सकता है। आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान में पहले रसिया प्रोटेक्ट करता था, रसिया का थोड़ा बोलबाला था और रसिया अपना पैर जमाना चाह रहा था अफगानिस्तान में। तो रसिया को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए अमेरिका ने तालिबान को खड़ा किया और तालिबान के लड़ाके जब अफगानिस्तान में लड़ने लगे रशियन समर्थित गुट से, तो रशियन समर्थित गुट को अफगान छोड़कर भागना पड़ा। और 20 साल तक अमेरिका भी अपने उसी तालिबान को,
जिसको उसने खड़ा किया था से अफगानिस्तान को बचाने के लिए युद्ध करता रहा और अंततोगत्वा तक उसे जाना पड़ा और उसके जाने के ठीक 11 दिन बाद ही तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर हुकूमत कर दिया। तो यह एक चीज दर्शाता है जो अमेरिका बिल्कुल फेल्योर था, जो 20 साल तक अफगान के सैनिकों में इतना राष्ट्रभाव विकसित नहीं कर पाया, इस तरह से उसे उसमें लड़ने की क्षमता को विकसित नहीं कर पाया कि वो अपने देश की रक्षा करे। और जब तक वह अपने देश की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो गया, तब अमेरिका बीच मझधार में अफगानी नागरिक को छोड़ करके वहां से चला गया। अब इसके पीछे का जो कारण है वो बड़ा स्पष्ट है। राष्ट्रपति, थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग, आप लोग इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप के जो विचार हैं वह हमें अपने विचारों को आगे बढ़ाने में एक गति देगा, जो हम सही हैं या गलत हैं। जब आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा, और आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मुझे इस बात का पता नहीं चल पाएगा कि हमें इसमें क्या सुधार करना चाहिए या हम जिस तरह से कर रहे हैं वो सही चल रहा है। साथियों, मैं एक चीज बताता हूं आपको, जब अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव था तो उस समय में एक चर्चा आम थी, जो डोनाल्ड ट्रंप चाइना और इस्लामिक देशों के कट्टर शत्रु हैं। इसके विपरीत में जो बाइडेन के पक्ष में यह कहा जा रहा था कि अगर जो बाइडेन सत्ता में आते हैं तो चाइना को भी फायदा होगा और इस्लामिक कंट्री को भी फायदा होगा। साथियों, यह कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो घटना घटित हुई है उससे अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ है तो वह चाइना है। बाकी वहां से सभी लोग परेशान हैं। तालिबान के पक्ष में रसिया भी खड़ा है आज के तारीख में, तालिबान के पक्ष में पाकिस्तान भी खड़ा है, तालिबान के पक्ष में ईरान भी खड़ा है, लेकिन ये सभी लोग परेशान हैं। पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान ने आंख दिखाना शुरू कर दिया है। रसिया को यह डर है कि तालिबानी आतंकवादी ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान में जाकर के पूरे मध्य एशिया में आतंक न फैलाना शुरू कर दे। चीन को भी डर है कि सिंजियांग क्षेत्र में हो सकता है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर जाकर के तालिबानी अपना आतंक फिर से शुरू न कर दे। सभी लोगों को डर है, लेकिन इसके बावजूद भी नुकसान सबसे ज्यादा अगर किसी का हुआ है तो वह भारत का हुआ है। और इसको एक और पहलू से हम देख सकते हैं कि भारत की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, क्योंकि विश्व में जिस तरह से भारत का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व जिस तरह से भारत के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है, उससे तीनों देश डरे हुए हैं, अमेरिका भी, रसिया भी और चाइना भी। क्योंकि कल तक विश्व में इन्हीं 3 देश का दबदबा था, लेकिन भारत की उभरती हुई शक्ति के सामने में अब ये तीनों देश बिलबिला सा गए हैं। इन्हें लगने लगा है कि भारत ने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी राष्ट्र के ऊपर हमला नहीं किया। भारत कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी राष्ट्र को दबाने का कार्य नहीं किया, और ये तीनों राष्ट्र अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ किए। इसलिए इन लोगों को डर सता रहा है कि अगर भारत का प्रभुत्व कायम हो गया तो फिर विश्व में भारत ही सुपर पावर रहेगा और इन लोगों की हस्ती दब जाएगी। इसलिए तालिबान के माध्यम से कल के तारीख में ये अफगानिस्तान से हटा करके युद्ध का क्षेत्र भारत में न कर दे, चाहे भारत का अभिन्न अंग कश्मीर हो, या हो सकता है पश्चिम बंगाल हो, या हो सकता है कोई और पार्ट हो, जहां पर तालिबानी सोच के लोग पहले उपद्रव करना शुरू करेंगे और उनको तालिबान बिल्कुल मदद करेगा और पीछे से चीन खड़ा रहेगा। साथियों, इस केमिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। विश्व परिवेश में परिदृश्य के ऊपर जो भी एक नया वातावरण उभर रहा है, जिसमें भारत को
फ्रांस, जापान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों का साथ मिलेगा जो लोग इस्लामिक आतंक से पीड़ित हो चुके हैं, जिन लोगों को यह एहसास हो गया है कि यह इस्लामिक लोग जहां जाएंगे वहां आतंक ही आतंक फैलाएंगे, तो वह लोग भारत के साथ खड़ा होगा और भारत की चिंता को समझने का प्रयास करेगा। लेकिन रसिया, अमेरिका और चाइना भारत की चिंता को नहीं समझेगा, क्योंकि ये लोग चाह रहा है कि भारत चिंता में पड़े। जब भारत चिंता में पड़ेगा तो इन तीनों देशों का वर्चस्व विश्व के ऊपर कायम रहेगा और ये लोग जिस तरह से चाहेंगे मनमाने ढंग से विश्व को संचालित करते रहेंगे। साथियों, अब भारत के अंदर जो एक विषम परिस्थिति बनने वाली है वह यह कि भारत में सेकुलर लोगों का जमवारा बहुत ही है और ये सेकुलर लोग कभी भी देश के तरक्की की बात नहीं करते। इन लोगों का जो बात होता है सिर्फ और सिर्फ एक कट्टरता को बढ़ावा देने वाली बात होती है और ये लोग चाहता है कि किसी तरह से भारत का एक एक भाग पतन के कगार पर चला जाए और अंत में भारत से भारतीयता को समाप्त कर इस राष्ट्र को या तो ईसाई राष्ट्र में कन्वर्ट करें या इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट करें। तो साथियों, हम लोग को इस खतरे को भांपना पड़ेगा और अगर इस खतरा से हमें निकलना है, इस खतरा से हमें अपने परिवार को महफूज करना है, तो उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा और बहुत छोटा सा काम है कि आप अपने घर में एक कलम और एक कागज को उठाइए और अपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखना शुरू कीजिए। पत्र लिखना यह शुरू कीजिए कि अफगानिस्तान भारत का भूभाग रहा है और आज विषम परिस्थितियों में देखते हुए, क्योंकि अगर आपका कोई भाग है और वह अगर अन्याय और अत्याचार के दलदल में फंसा हुआ है तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? उससे मुंह मोड़ लेना या आगे बढ़ करके उसे अपना लेना? तो आज भारत के लोगों के लिए भी यही यक्ष प्रश्न है, क्या हमें आगे बढ़ करके अफगानिस्तान को पुनः हिंदुस्तान का एक भाग नहीं बनाना चाहिए? हमें आगे बढ़ करके पाकिस्तान को पुनः हिंदुस्तान का भाग नहीं बनाना चाहिए? यह इस्लामिक कट्टरवादी लोग, यह इस्लाम के मानने वाले लोग अगर यह सोच सकते हैं कि हम भारत का टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, और इन्होंने क्या भी यह गजवाए हिंद के माध्यम से भारतीय जनमानस के ऊपर कहर बरपाने की तैयारी कर रहे हैं और हम और हमारे देश के तथाकथित चंद नेता हमें भाईचारे का उपदेश दे रहा है। साथियों, अगर हम इस भाईचारे के उपदेश में ज्यादा दिन तक रहे तो हम अपनी समाप्ति को न्योता देंगे। इसलिए जरूरी है, मैं नहीं समझता कि कितना लोग इस वीडियो को देख पाएंगे, मैं नहीं समझता कि कितने लोग इस वीडियो को शेयर कर पाएंगे, लेकिन मैं इतना आशा जरूर करता हूं कि जितने लोग भी देखेंगे, अगर उनके अंदर चेतना जिंदा है, जिनकी चेतनाएं मर चुकी है, उनके लिए तो सिर्फ दिन भर काम करना और रात में अपनी बीवी के साथ टीवी देखना और टीवी देख करके नेताओं को गाली दे देना। जो मैडम आजकल के नेता बड़े भ्रष्ट हो गए हैं, बड़े अफसर बड़े भ्रष्ट हो गए हैं और अपने कर्तव्य का इतिश्री करके सो जाना। उसे ना तो भारतीय सभ्यता से कोई मतलब है, ना तो भारतीय संस्कृति से कोई मतलब है, ना तो भारत में घटने वाले किसी भी घटना से उसे कोई मतलब है। हाँ, जब उसके ऊपर आफत आसमानी आएगी तो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ है, कोई हिंदूवादी नेता कहाँ है जो हमें बचाने के लिए आएगा। साथियों, वह दिन आपके साथ ना हो, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग जागरूक रहें और अफगानिस्तान वाली घटना में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके यह कहा जाए जो पूरा का पूरा भारतीय जनमानस आपके पीछे खड़ी है, आप आगे चल करके अफगानिस्तान को भारत का अभिन्न अंग बनाइए। साथियों, मैं आशा करता हूं कि यह विचार आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपके कमेंट का इंतजार होगा। साथियों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अगर विचार अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।